जय हिंद प्यारे साथियों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और मन लगा के तो पढ़ाई कर ही रहे होंगे। स्टूडेंट्स, यूपीएससी 2025 प्रीलिम्स को टारगेट करते हुए हम एजुकेशन बायर और दृष्टि आईएएस व विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज आपको निःशुल्क और फ्री में उपलब्ध और प्रोवाइड करवा रहा है। स्टूडेंट्स, हम इस टेस्ट सीरीज में दृष्टि आईएएस के 30 टेस्ट मतलब कि फुल टेस्ट सीरीज, जिसमें 20 टेस्ट जीएस पेपर नंबर 1 जिसमें आपसे पूछा जाता है पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक, और 30% करंट अफेयर। वहीं 10 टेस्ट सीसैट मतलब कि जीएस पेपर नंबर 2 जिसको सीसैट के नाम से जाना जाता है। अब तक हमने सीसैट के 3 टेस्ट और जीएस के 11 टेस्ट मतलब कि आपसे 14 टेस्ट दृष्टि आईएएस के और 9 टेस्ट कितने 9 टेस्ट विजन आईएएस के हमने आपसे डिस्कस कर लिए हैं और इन सब की पीडीएफ टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दी गई है। अगर आप भी हमारे एजुकेशन बायर सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करना मत भूलिएगा। स्टूडेंट्स, इस क्लासेस में हम आपसे दृष्टि आईएएस का टेस्ट नंबर 4, जी हाँ टेस्ट नंबर 4 जो कि आपका सीसैट जिसको सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट कहा जाता है, सीसैट का टेस्ट नंबर 4 है और पार्ट नंबर 1 है। कोशिश करेंगे कि एक पार्ट में हम 1 से 40 क्वेश्चन आपके कवर करें, क्योंकि सीसैट में आपसे 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें आपको पासिंग आउट होना होता है, मतलब कि 27 क्वेश्चन आपके काट पीट के मैं कहूँगा कि 67% आपको इसमें लाना होता है। परंतु यूपीएससी ने जिस तरीके से अपने पैटर्न को चेंज किया है, इसमें 67% 67% लाना अपने आप में एक चुनौती बनता जा रहा है। और एक सीरियस एस्पिरेंट्स, वह एस्पिरेंट्स जिसका आप देखोगे मेंस उस लेवल का होता है, इंटरव्यू की उसका एप्टीट्यूड इस लेवल का होता है, परंतु वो बच्चे बाहर हो जाते हैं। इसलिए इस टेस्ट को बहुत अच्छे से दीजिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और स्टूडेंट्स, मैं आपसे एक बात जरूर कहना चाहूँगा, जितना हो सके लाइक कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि लाइक करने से क्या होता है, ये वीडियो अन्य स्टूडेंट्स तक भी जाती है और आपसे मुझे डेली बेसिस पर लगभग 200 सब्सक्राइबर आपसे चाहिए, मतलब कि आप 200 स्टूडेंट्स को डेली बेसिस पर लेकर के आइए। करना कुछ है नहीं, आपको क्या करना है, वीडियो को 10 व्यक्तियों को शेयर कर देनी है। अगर आप इंस्टा चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, टेलीग्राम चलाते हैं तो वहाँ पर शेयर कर देनी है, ठीक है। अपने व्हाट्सएप पे लगा देनी है, ठीक है। तो उससे क्या होंगे, स्टूडेंट्स जुड़ जाएंगे, ठीक है। बस शेयर कर दीजिएगा, बाकी का जोड़ना मेरी जिम्मेदारी है। चलिए, क्योंकि आपका सपोर्ट एजुकेशन वायर सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल को आगे लेके जाएगा, ठीक है, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए निःशुल्क में चीज़ें लाते रहते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए स्टूडेंट्स, जो यहाँ पर आपको कॉलम दिख रहा है, इस कॉलम में आपको अपना अनुक्रमांक भरना होता है। यहाँ पे नहीं, जब पेपर में आप जाओगे तो वहाँ पर आपको भरना पड़ेगा। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि यदि मान लीजिए आपका क्वेश्चन गलत होता है तो आपके 33.3% मतलब कि आप कहेंगे 1/3 आपका क्या होता है, काट लिया जाता है अंक। इन सब के अलावा अगर पहले क्वेश्चन पर चले, उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि इस सीसैट के टेस्ट में 3 पोर्शन आपसे पूछे जाते हैं, जरा समझा। इस टेस्ट में आपसे 3 पोर्शन पूछे जाते हैं। एक तो आपका आता है मैथ, और मैथ अच्छे लेवल का आता है, वो भूल जाइएगा। 10+ का आएगा वो भूल जाइएगा, 10 पेन का नहीं आता है, बहुत अच्छे लेवल का आता है। रीजनिंग और इस सब के अलावा कॉम्प्रहेंसिव, ठीक है। ये 3 पैटर्न पर आधारित होता है। इसमें जिस स्टूडेंट्स का मैथ, कॉम्प्रहेंसिव और रीजनिंग तीनों पर पकड़ होगा, वही स्टूडेंट्स आप देखोगे यूपीएससी के सीसैट को क्वालिफाई कर सकेगा। कोई सोचेगा कि मैं अगर चाहूँ तो कॉम्प्रहेंशन से कर सकता हूँ, नहीं बच्चे, आपको मैथ आना चाहिए, रीजनिंग का पोर्शन और अच्छे से कवर होना चाहिए। चलिए समय न गवाते हुए आज की क्लास का पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर विजिबल हो रहा होगा। आपका जो पहला क्वेश्चन है बच्चे, ये आपका
कॉम्प्रहेंशन से रिलेटेड है। ठीक है, तो चलिए जैसे जैसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे वैसे वैसे मैं आपसे डिस्कस करूँगा। आइए, यहाँ पर कुछ आपसे दे के रखा है परिच्छेद के बारे में। देखो, इसको एक बार पढ़ लेते हैं, फिर बार बार इस लाइन को आप बार बार नहीं पढ़ोगे। ठीक है, ये एक बार पढ़ लो, पेपर में भी आपको ये बार बार नहीं पढ़ना है, केवल एक बार पढ़ लेना है। इतनी प्रैक्टिस कर लो पेपर में जाने से पहले, ताकि आपको वहाँ पर ये चीज़ें ना पढ़नी पड़े। जैसे निम्नलिखित 4 प्रश्नांसनों के निर्देश हैं, मतलब कि 4 प्रश्नों के यहाँ पर निर्देश दे के रखे हैं। ये कह रहे हैं निम्नलिखित 2 परिच्छेदों को पढ़िए और परिच्छेदों के नीचे आने वाले प्रश्नों का उत्तर दीजिए। इन प्रश्नांशों के लिए आपके उत्तर केवल, ध्यान रखना, आपके उत्तर केवल इन परिच्छेदों पर आधारित होने चाहिए। ये शब्द है, आपके उत्तर केवल इन परिच्छेदों पर आधारित होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि पता चला पॉलिटी से आ गया तो आप पॉलिटी फंडामेंटल राइट्स घूमने लग रहे हैं। नहीं, जो आपसे परिच्छेद में पूछा गया है उसी को आपको करना है। ठीक है, अब आप जब ज्वाइन कर ही लिया है एजुकेशन बायर, तो आपको बहुत सारी चीज़ें मैं अपनी तरफ से भी दूंगा, और जो टेस्ट सीरीज में आएंगी वो तो आपको मिलेंगी। देखिए, आपका जो पैसेज नंबर 1 है, आइए देखो, दो तरीके के स्टूडेंट्स होते हैं। क्वेश्चन को इसको अटैम्प्ट करने के पहले बता दूं, क्योंकि यहाँ पर ना केवल आपको प्रोवाइड करवाते हैं चीज़ों को, क्वेश्चन आंसर हम डिस्कस करते हैं, बल्कि एक एप्टीट्यूड, आपका अप्रोच भी उस तरीके का डेवलप करते हैं कि किन बातों का विशेष ध्यान रखें। 2 तरीके के एस्पिरेंट्स होते हैं। कुछ एस्पिरेंट्स होते हैं कि पहले प्रश्न को देखते हैं, फिर उसके ऑप्शंस को देखते हैं, और कुछ स्टूडेंट्स होते हैं सबसे पहले परिच्छेद पढ़ते हैं, फिर अकॉर्डिंग उसके करते हैं। तो अगर मेरे तरीके की बात करें, जिसको मैं प्रेफर करूँगा, उसमें आपको परिच्छेद पढ़ना चाहिए, क्वेश्चन बाद को देखना चाहिए। पहले परिच्छेद को समझ लो क्या कह रहा है, फिर देख लो उसके आधारित क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि नहीं, तो इससे ईजी होता है। ठीक है, नहीं तो आप कन्फ्यूज हो जाते हैं कई बार। ऑप्शन 2-3 तरीके के ऐसे होते हैं, दिए हुए जैसे सिमिलर होता है। अगर आप समझ जाएंगे, देखो इसको समझते चलना है, समझते कैसे चलना है मैं आपको बताऊंगा। चलिए देखिए, पढ़ते हैं, मेरे साथ पढ़िएगा। देखिए, कई समाजशास्त्रियों द्वारा अपनाई गई, अब ये किस पर आधारित है? देखो, पहली बात तो ये किस पे आधारित है, हिंट्स दे दिया, समाजशास्त्र पर ये आधारित है। ये जो पैसेज है ये आधार व्यक्त कर दिया कि ये समाजशास्त्र पर जाने वाला है पैसेज। ठीक है, कई समाजशास्त्रियों द्वारा अपनाई गई एक प्रमुख थीम यह है कि समाज अपने सदस्यों के कार्यों पर सामाजिक प्रतिबंध लगाता है। देखो, समाज क्या करता है, अपने सदस्यों के कार्यों पर क्या करता है, प्रतिबंध लगा देता है कि आप XYZ काम नहीं करोगे। ठीक है, यह तर्क दिया गया है कि समाज का व्यक्ति पर प्रभाव है। बिल्कुल सही बात है, समाज का जो व्यक्ति पर प्रभाव पड़ता है, समाज व्यक्तिगत कार्यों के योग से कहीं अधिक है। इसमें भौतिक वातावरण एवं संरचनाओं के बराबर दृढ़ता या ठोस था, ध्यान रखेंगे, यहाँ पर दृढ़ता या फिर ठोस था है। कार्ल मार्क्स जैसे अन्य सामाजिक विचारक सामाजिक संरचना की बाधाओं पर जोर देते थे। अब देखो, ये क्या करते थे, जितनी बाधाएं हैं उस पर जोर देते थे, कौन? कार्ल मार्क्स। लेकिन साथ ही साथ सामाजिक संरचना को पुनः पेश करने और बदलने के लिए मानव रचनात्मकता या एजेंसी पर जोर देते थे, मतलब कि इसको बदलना भी है। मार्क्स ने तर्क दिया है कि मनुष्य इतिहास बनाते हैं, मतलब कि इतिहास कौन बनाते हैं? मनुष्य, लेकिन अपनी इच्छाओं से या अपनी पसंद की स्थितियों में नहीं, बल्कि उस ऐतिहासिक और संरचनात्मक स्थिति की बाधाओं तथा संभावनाओं के भीतर जिसमें वे हैं। मतलब कि अपनी इच्छाओं से नहीं इतिहास बनाएंगे। अगर आपसे कहूँ कि आप बुक लिखो, तो आप जब बुक को लिखोगे तो सामाजिक परिवेश को ध्यान में रखोगे, अपनी इच्छा से बुक नहीं लिखोगे, आप कई चीज़ों को उसमें रखोगे। तो उसी बात को कह रहा है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं पैसेज पर ये चीज़ें बताई हैं। चलिए देखिए, एक एक करके पढ़ते हैं। पूछ क्या रहा है आपसे, ये कह रहा है निम्नलिखित परिच्छेद में से कथन सर्वाधिक तर्कसंगत और विवेकपूर्ण निष्कर्षों को सर्वोत्तम रूप से दर्शाते हैं जिन्हें इस परिच्छेद से प्रतिपादित किया जा सकता है। अब यहाँ पर परिच्छेद आपको देखे रखा है। देखिए, 4 स्टेटमेंट है। पहला, सामाजिक संरचनाएं कठोर और अपरिवर्तनीय हैं जो मानव एजेंसी को सीमित करती हैं। देखो, ये कह रहे हैं कि सामाजिक जो संरचनाएं हैं वो क्या होती हैं? कठोर। ये कठोर शब्द यहाँ पर नहीं है, वहाँ पर आप देखोगे ठोस शब्द की बात की गई है। ठीक है, और ये कह रहे हैं अपरिवर्तनीय नहीं, सामाजिक जो संरचनाएं हैं वो परिवर्तनशील होती हैं। ठीक है, तो पहला यहाँ पर गलत हो गया। आप देखो, पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। आओ जरा, ये कह रहे हैं, देखो एलिमेंट मेथड आएंगे, नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। देखो, पहला गलत है ना आपका, तो देखो ना तो आंसर ए होगा क्योंकि यहाँ पर 1 है, ना सी होगा ना डी होगा। आंसर आपको मिल गया है कि बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्यों होगा और क्यों नहीं होगा। पढ़ते हैं और देखेंगे। समाज सामाजिक बाधाओं को लागू करके व्यक्तियों पर नियंत्रण रखता है। यही तो बात कही गई है कि आप अगर बुक है, राइटर हैं, अगर आप लिखते हैं तो समाज के ही अंदर रह करके लिखोगे, अपनी इच्छाओं से नहीं। बात सही है, क्योंकि वहाँ पर
लागू करके व्यक्तियों को नियंत्रित करता है। ये बात एकदम सही है, इस पैसेज में भी कही गई है। व्यक्तिगत कार्य अकेले ही बड़े पैमाने पर सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए पर्याप्त है नहीं, उसमें सामाजिक एजेंसियां काम करती हैं, अकेले नहीं और बड़े पैमाने पर नहीं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा होता है परिवर्तन। चौथे में कह रहे हैं कि कार्ल मार्क्स ने सामाजिक बाधाओं को स्वीकार किया, लेकिन इतिहास को आकार देने में मानवीय रचनात्मकता पर जोर दिया है। बिल्कुल ये सही बात है, उसने जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो आप देखोगे स्ट्रक्चरल चीज़ों को उसने दिखाने का प्रयास किया है। तो यहाँ पर पहला गलत है, दूसरा सही हो जाएगा, तीसरा गलत है और चौथा भी सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आप देखोगे बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि इस पे 2 क्वेश्चन थे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको विजुअल हो रहा है, देखिए क्वेश्चन। उपयुक्त परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं। पूर्व धारणाएं क्या होंगी? इसी पर आधारित होंगी। इसने कहा है कि जो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट्स कर रहे हैं वो क्वेश्चन इसी पैसेज पर आधारित होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि अलग से आप ले आए। 2 स्टेटमेंट है। पहला, समाज व्यक्तियों को प्रभावित करता है, लेकिन व्यक्तियों में समाज को नया रूप देने की क्षमता भी होती है। बात एकदम सही है, क्योंकि समाज क्या करता है? व्यक्तियों को प्रभावित भी करता है और इसमें क्या है? नया रूप, ठीक है, देने की क्षमता भी होती है। बात एकदम सही है। दूसरे में कह रहे हैं सामाजिक संरचनाएं मानवीय क्रियाओं से स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रहती हैं और ऐतिहासिक घटनाओं से अप्रभावित रहती हैं। नहीं, कार्ल मार्क्स की ये बातों का उल्लंघन करके आया यहाँ पे, क्योंकि ये अस्तित्व में किससे? मानवीय क्रियाओं से स्वतंत्र नहीं होती हैं पहली बात तो, और ऐतिहासिक घटनाओं से अप्रभावित नहीं, ये बल्कि आप देखोगे प्रभावित होती हैं। ठीक है, क्या होती हैं? प्रभावित होती हैं। तो ये ध्यान में रखना है। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है। पूछा क्या है? पूर्व धारणा या पूर्व धारणाएं मान्य है। तो कितनी है? देखो पहला इसमें सही है, दूसरा तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट परिच्छेद नंबर 2। ये कह रहे हैं आपसे कल्याणकारी राज्य में मिश्रित अर्थव्यवस्था शामिल होती है। देखो वेलफेयर जो स्टेट होता है, जैसे इंडिया के ऊपर आप इसको लागू कर सकते हैं इस पैसेज को, क्योंकि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो मिक्सड इकोनॉमी की तरफ मूव करता है। तो कल्याणकारी राज्य में, और भारत वेलफेयर स्टेट ही है, मिश्रित अर्थव्यवस्था शामिल होती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ ऐसी अर्थव्यवस्था से है जिसमें निजी, पूंजीवादी उद्यम और राज्य या सार्वजनिक स्वामित्व वाले उद्यम दोनों सह अस्तित्व में होते हैं। मतलब कि इसमें प्राइवेट सेक्टर भी होता है और पब्लिक सेक्टर भी होता है। कल्याणकारी राज्य पूंजीवादी बाजार को समाप्त करने की कोशिश नहीं करता, नहीं, यह उद्योग और अन्य क्षेत्रों में सार्वजनिक निवेश को रोकता है। कुल मिलाकर राज्य क्षेत्र बुनियादी वस्तुओं और सामाजिक बुनियादी अवसंरचना पर ध्यान केंद्रित करता है, जबकि निजी उद्योग उपभोक्ता वस्तुओं के क्षेत्र पर हावी हैं। जरा समझना, यहाँ पर देखो, ये कह रहे हैं कि समाप्त, कह रहे हैं कि कल्याणकारी राज्य पूंजीवादी बाजार को समाप्त करने की कोशिश नहीं करता है, नहीं, यह उद्योग और अन्य क्षेत्रों में सार्वजनिक निवेश को रोकता है। मतलब कि वहाँ पर निवेश भी आता रहेगा। कुल मिलाकर कहें तो राज्य क्षेत्र बुनियादी वस्तुओं और सामाजिक बुनियादी अवसंरचना पर ध्यान केंद्रित करता है, जबकि निजी उद्योग उपभोक्ता वस्तुओं के क्षेत्र पर हावी होता है। तो इसको क्या है? कंजम्पशन पर होता है। ये बुनियादी की सामाजिक बात पर करता है। चलिए एक एक करके बात करते हैं। अब देखो यहाँ पर पूछा गया है कि तर्कसंगत सबसे जो आंसर कौन सा कथन देता है इसमें। आइए देखिए, पहले स्टेटमेंट को देखते हैं। ये कह रहे हैं कल्याणकारी राज्य आर्थिक गतिविधियों में निजी और सार्वजनिक दोनों तरह के उद्यमों का समर्थन करता है। बात यहाँ पर यही बात आप देखोगे कही गई थी। ठीक है, ये बात आपकी इस पैसेज में खास तौर पर कही गई थी कि जी हाँ, ये बात सही है। कल्याणकारी राज्य में आपको वेलफेयर स्टेट जो होता है उसमें प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर, क्योंकि ये मिश्रित इकोनॉमी पर आधारित होता है, तो पहला सही है। दूसरे में कह रहे हैं कल्याणकारी राज्य के अस्तित्व का अर्थ है पूंजीवाद का उन्मूलन। देखो दूसरा जो कथन है ये गलत है। पूंजीवाद का उन्मूलन नहीं होता है, बल्कि सह अस्तित्व की बात करता है। ठीक है, इसको समापन की बात नहीं करता है। तीसरे में अब देखो यहाँ पर एलिमेंट मेथड लगेगा, देखते हैं। दूसरा यहाँ पर गलत हो गया देखो आपका। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट गलत हुआ। देखो 2 जहाँ है वो राइट आंसर नहीं होगा, तो बी नहीं है, सी नहीं है और डी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 आपका हैगा, तो राइट आंसर क्या होगा? 1 3 4। देखो कितना ईजी हो गया। एलिमेंट मेथड भी यहाँ पर लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आइए देख लेते हैं तीसरा स्टेटमेंट क्या है। ये कह रहे हैं कल्याणकारी राज्य में सरकार मुख्य रूप से बुनियादी वस्तुओं और सामाजिक बुनियादी अवसंरचना में निवेश करती है। बात सही है। और कल्याणकारी राज्य में निजी उद्योग उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में प्रमुख भूमिका निभाता है। यही बात लास्ट की लाइनों में आप पैसेज को अगर देखें तो कही गई है। देखो ये कह रहा है कि जो
जबकि निजी उद्योग उपभोक्ता वस्तुओं पर के क्षेत्र पर हावी होते हैं, मतलब कि वो किस पे हैं, उपभोक्ता वस्तुओं पर। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1 3 4। चलिए ये इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स के लिए है बच्चे, आपको वीडियो को पोस्ट करना है, ठीक है, और इसका राइट आंसर देना। अब मैं ऐसे तो नहीं करूँगा ना, यहाँ पर भी पढ़ूँ और वहाँ पर भी, तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी फिर उसके बाद। ठीक है, कि मैं अब यहाँ पर कर दूँ ए मेजर थीम pursued by many sociologists it is that societies। ठीक है, अब मैं पढ़ना स्टार्ट कर दूँ और यहाँ पर आपको पढ़वाना शुरू कर दूँ, नहीं, ऐसा करना असंभव है। ठीक है, तो इसलिए आपको वीडियो को पोस्ट करके इसका राइट आंसर देना है। ठीक है, चलिए देखिए काम भी होता रहे, चीज़ें ठीक है प्रॉपर मिलती रहें सभी दोनों माध्यम को। बाकी का आपको ये पीडीएफ तो मिलती है, टेस्ट आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड तो करवाते हैं हम, तो वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ए वेलफेयर स्टेट इनोवेशिव ए मिक्स्ड इकोनॉमी मीन्स एन इकोनॉमी वेयर बोथ प्राइवेट कैपिटलिस्ट इंटरप्राइज एंड स्टेट और पब्लिकली ऑनर्ड इंटरप्राइज को एक्साइट। ए वेलफेयर स्टेट डज नॉट seek to eliminate the capitalist market, nor does it prevent public investment in industry and other fields. By and large, the state sector concurrence and construction on waste, goods and social infrastructure, while private industry dominates that the consumer एंड गुड सेक्टर। तो इस पर ये देखने के लिए आपको मिल रहा है। तो अब मैं ऐसे तो नहीं करूँगा ना, आपको पूरा पैसेज पढ़ के बताऊँ फिर समझाऊँ, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। अगर आप 1 घंटे की बात करें तो 1 घंटे में आपके वही 10 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे में मुश्किल से 15-20 क्वेश्चन होंगे, बस उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। और मैं सोचता हूँ कि 2 घंटे की अगर क्लास लूँ तो उसमें लगभग 50% आपका कवर हो जाए, 2 पार्ट में आपका टेस्ट कंप्लीट हो जाए। तो मेरा उद्देश्य ये रहता है। ये कह रहे हैं कि परिच्छेद पर पूर्व धारणाएँ कौन सी है, जो मिक्सिड कल्याणकारी जो इकोनॉमी के बारे में। देखिए पहला स्टेटमेंट है, कल्याणकारी राज्य में सरकार की भूमिका आर्थिक विनियमन तक सीमित होती है और वह औद्योगिक गतिविधियों में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेती। अब देखो जरा यहाँ पर समझाओ मुझे, आप जरा इस चीज़ को देखो, यहाँ पर साफ तौर पर क्या कहा गया है, क्योंकि वो क्या करती है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और सोशल जो स्ट्रक्चर है उसमें भी वो काम करती है। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कल्याणकारी यहाँ पर कि मिश्रित इकोनॉमी को समझे, इन्होंने कल्याणकारी जो स्टेट की बात करी है, अर्थव्यवस्था की बात करी है, राज्य की बात करी है, तो वहाँ पर मिक्सड इकोनॉमी की बात की है, तो पहला इसमें गलत है। दूसरा है, कल्याणकारी राज्य निजी उद्योगों को कार्य करने की अनुमति देता है, लेकिन यह सुनिश्चित करता है कि आवश्यक वस्तुएं और सेवाएं सार्वजनिक निवेश के माध्यम से प्रदान की जाएं। अब देखो यहाँ पर क्या है ना, थोड़ा सा आपको दिखाई देगा कि ये कहीं ना कहीं सही तरफ जा रहा है, क्योंकि जब आप देखते हो कल्याणकारी स्टेट में जब मिक्सड इकोनॉमी होती है तो प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों होते हैं, लेकिन वहाँ पर स्टेट थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन लगाता है कि महोदय आवश्यक वस्तुएं और सेवाएं सार्वजनिक निवेश में के माध्यम से प्रदान की जाएं। ऐसा ना हो कि आपकी मोनोपोली वहाँ पर हो जाए, ठीक है, तो उसको रोकने का ये काम करता है। अब यहाँ पर पहला स्टेटमेंट गलत है और पूछा गया आपसे, उपयुक्त में से कौन सी पूर्व धारणा या धारणाएं मान्य हैं या फिर हैं, केवल एक, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 नहीं 2। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाए। सॉरी ए नहीं है, ए इसमें गलत है, दूसरा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देख लीजिएगा, पहला गलत था और दूसरा सही था, तो राइट आंसर क्या होगा बच्चे, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 1 सेकेंड। चलिए देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको विजिबल हो रहा है, क्वेश्चन है आपका 5। देखो जरा पढ़िएगा, यहाँ पर आपको कुछ गिनती दे के रखिए, जैसे 3.1457 इंटू 117 इंटू 9 मल्टीप्लाई दे के रखा है यहाँ पर 0.0022 किसके बराबर है। अब ये बराबर आपसे पूछा, देखो प्रश्न में क्या है, दशमलव स्थानों की संख्या खास तौर पर 9 है। अगर आप इस चीज़ को देखें, जो दशमलव स्थानों की संख्या वो 9 है, तो इसमें जो दशमलव का स्थान अगर लेगा तो कौन सी संख्या लेगी, बस उसको आप बताओ, बताओ भाई बताओ किसके बराबर है। देखो यहाँ पर बस समझना आपको है, जब आपको ये दिखाई दे रहा है दशमलव जो है, ये जो दशमलव है, अगर आप इसकी संख्या को देखें और इसमें अगर आप इसको सोल्व करेंगे किसके बराबर है, तो जब आप इसको करके लाएंगे, ठीक है, फ़ोन से करें या किससे, तो देखो यहाँ पर इस चीज़ को समझो, क्योंकि दशमलव की बात की गई है। देखो दशमलव कितने के बाद है, जरा इस चीज़ को समझो, यहाँ पर जो दशमलव आपको मिलेगा ये तो होगा नहीं,
ये तो कदापि भी नहीं है, क्योंकि इसमें 11 दशमलव नहीं, ये तो आएगा नहीं, ये नहीं आएगा। यहाँ पर तो दशमलव आना चाहिए था, ये भी नहीं होगा। ठीक है, अब देखो 300 बिल्कुल इसमें 2 के बाद होगा, ठीक है, इसमें 0 है, 9 के बाद होगा, यहाँ पर 02, ठीक है, ये भी बात ठीक है। तो इसका सी आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो आपका दशमलव है, अगर आप दशमलव स्थानों की संख्या आप देखोगे तो ये 9 है, और विकल्प में सी में दशमलव आप देखोगे 9 दशमलव स्थान भी रखा हुआ है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इजी था, इसमें कोई ऐसा हार्ड क्वेश्चन नहीं था। आइए थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, समझते हैं। देखिए ये कह रहे हैं, एक आयताकार पार्क में आयामों में वृद्धि के परिणाम स्वरूप पार्क के क्षेत्रफल में 78.5% की वृद्धि होती है। यदि किसी एक आयाम में 20% की वृद्धि की जाती है तो पार्क के दूसरे आयाम में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर दो तरीके से आप इसको कर सकते हैं, जैसा आपका मन हो वैसे आप इसको करने का प्रयास करें। देखो कुछ स्टूडेंट्स क्या करेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ स्टूडेंट्स क्या करेंगे, यहाँ पर 2 आयामों को रेखांकित करेंगे। ठीक है, 2 आयामों को रेखांकित करेंगे, फिर इसका कंपेयर करवा देंगे। देखो हमें समझना है, ये कह रहे हैं एक आयताकार पार्क के आयामों में वृद्धि के परिणाम स्वरूप पार्क के क्षेत्रफल में, किसमें हुआ है, क्षेत्रफल में वृद्धि हो रही है। ठीक है, अब कुछ स्टूडेंट्स उसके आयाम को निकालेंगे क्षेत्रफल से, तो वो थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा। आइए इसको ईजी करते हैं, क्योंकि इसमें सूत्र का उपयोग करते हुए हम चलेंगे। तो सूत्र का उपयोग करते हुए हम देखेंगे, तो एक इसमें नोट डाउन कर लीजिएगा, जो इसमें लगता है सूत्र है, मैं लिख देता हूँ। सूत्र लगता है, जैसे आप लगाओगे a+b प्लस AB अपॉन 100, ये इसमें खास तौर पर क्या है, सूत्र लगता है। ठीक है, जहाँ अगर हम देखें जो निवल वृद्धि दर कितनी हुई है, वृद्धि दर कितनी हुई बच्चे, इसमें 78.5% इसमें वृद्धि हुई है, और ये ए का मान है। ठीक है, सॉरी, ए का जो मान हो जाएगा यहाँ पे, ए का मान ये है, और बी के अगर मान की बात कर लें तो बी में कितनी वृद्धि कर रहा है, 20% की आप देखोगे वृद्धि कर रहा है। यदि आप यहाँ पर देखें, यदि आप यहाँ पर देखें तो ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। अब जरा इसको करते हैं, चलिए सोल्व। तो इसको सोल्व करने का प्रयास करते हैं, इधर ले आते हैं इसको। तो ये आ जाएगा आपका 78.5 बराबर ए प्लस, क्योंकि बी का मान हम रख देंगे 20 प्लस ए इंटू 20 अपॉन 100। ठीक है, यही रखेंगे। तो अगर हम इसका मल्टीप्लिकेशन कर दें, ये आ जाएगा आपका 78.5 बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका ए प्लस 20 प्लस प्लस है ना यहाँ पे, और ये हो जाएगा आपका 20A अपॉन 100। अब जब आप इसको सोल्व करोगे तो इसका यहाँ से हटा देंगे, ठीक है, और इसके नीचे तो यहाँ पर हो जाएगा 7850 बराबर, इसका इधर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो ये हो जाएगा 100A। ठीक है, कितना हो जाएगा, 100A प्लस 2000 बराबर, ठीक है, सॉरी प्लस होगा यहाँ पे, प्लस कितना आ जाएगा 20A। ठीक है, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं ताकि आपको दिख जाए। इतना हो गया। अब जरा इसको बस आपको अब ये तो करना ही है, इजी सा है। देखिए अब आप इसको करोगे, ये हो जाएगा 7850 बराबर 120A, क्योंकि ये इसमें से घट जाएगा, 120A इधर आ जाएगा, इसमें से घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 2000। ठीक है, प्लस 2000। अब इसमें से घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका, क्योंकि ये इधर आ जाएगा, इसमें से ये घट जाएगा, तो 120A बराबर, अब जरा इसमें से आप घटाओगे तो 2000 तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, आप घटाइएगा इसको, ये आ जाएगा 5850। तो ए का मान अगर आप निकाल देंगे तो 5850 को भाग दे दीजिएगा 120 से। जब आप इसको भाग करेंगे, ठीक है, तो अगर इसका फ्रैक्शन में निकालोगे तो ए का जो मान आएगा बच्चे, वो आ जाएगा आपका 48.75। तो जो ए का मान आ रहा है, आप देखोगे ए का जो मान कितना आ रहा है, ये आ रहा है 48.75। ए बराबर 48.75, ये इसका मान आ रहा है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा, अब आप इसमें निकाल सकते हैं। ठीक है, जब इसका मान आप निकालोगे, क्योंकि
ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये ऑप्शन इधर मिलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हम देख रहे थे, तो देखो कहाँ पर है 6 में, आप देखोगे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि 78 पॉइंट कितना हो जाएगा, सॉरी 48.75 आपको ये फ्रैक्शन दिख रही है, ठीक है। अब सर डिजिटल बोर्ड होता तो वहाँ पर और भी चीज़ें होती बहुत अच्छे से, ठीक है, आपको विजुअलिटी और भी सही से होती। खैर संसाधनों का अभाव है। यहाँ पर ये सूत्र आपको लिख लेना चाहिए, ये जो सूत्र है, ठीक है, मैं बता देता हूँ फिर से, 1 सेकेंड। देखिए हमने यहाँ का क्षेत्रफल का इसके सूत्र लिया, इसको कहीं ना कहीं आयतकार के पर जो वृद्धि की गई है उसको हमने सूत्र लिया यहाँ पर a + b + ab अपॉन 100। तो हमने a का मान लिया यहाँ पर, सॉरी हमने देखो हमारे पास में a का मान नहीं दे के रखा है, ठीक है, हमारे पास में a का मान नहीं दे के रखा है, परंतु b का मान हमारे पास में था, ठीक है। कितना था b का मान यहाँ पर, क्योंकि कह रहा है ना कि एक आयाम का 20% है और दूसरे का नहीं पता है, तो दूसरे का हमें निकालना है। अब दूसरे का निकालने के लिए हम ये वाला सूत्र रखेंगे। हमने कहा 78.5 बराबर ए का, देखो ए का मान तो हमारे पास नहीं है लेकिन बी का 20 रख दिया, फिर उसके बाद में हमने इसकी मल्टीप्लिकेशन कर दी, फिर यहाँ से ये करा, फिर तो कुछ नहीं करना था, केवल रखना था और इसको हम करते चले गए। और जब हम करें तो आप देखोगे 5850 को 120 से हमने भाग किया तो कितना आएगा, ए का मान 48.75 आ जाएगा। आशा करते हैं कि आपको क्वेश्चन पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, और अपने स्तर पर भी क्वेश्चन को करने का प्रयास करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट। देखिएगा क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आइए समझने का प्रयास करेंगे और करेंगे क्वेश्चन को। देखो रीजनिंग से क्वेश्चन है, ज़रा जानिएगा ताकि आपको चीज़ें ईजी वे में समझ में आए। देखो ये कह रहा है वह समय ज्ञात कीजिए जिस पर घड़ी की सुई 90 डिग्री का कोण बनाती है जब 1 और 3 के बीच हो। देखो अब यहाँ पर बड़ा इजी है, आपको कुछ नहीं करना होता है, क्योंकि इसमें आपका ये जो कोण के बराबर चीज़ों को रखा जाता है। तो यहाँ पर एक सूत्र होता है, उस सूत्र को ध्यान में रखेंगे, ठीक है, उस सूत्र को ध्यान में रखेंगे क्योंकि समय पूछा आपसे, ठीक है। देखो एक सूत्र लिख लेंगे आप, समय बराबर मतलब कि टाइम बराबर पूछा है, तो आप कहोगे 30 गुणा h, ठीक है, प्लस जो आपका कोण आता है उसको रख लेंगे और उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 2/11 से। बस ये सूत्र है, इसको रख लो और इसका मान रखते हैं। चलो आप करते हैं, देखो कैसे। देखो इन्होंने दे दिया कोण तो हमारे पास में हैगा, तो हम करेंगे 30 × 2 से पूछा ना, 2 और 3 के बीच में बताते हैं, तो 2, ठीक है, घंटे का, प्लस 90 और कितना हो जाएगा यहाँ पे 2/11, ये हो जाएगा 30 दूनी 3 दूनी 6 60 प्लस 90 2/11, ये हो जाएगा 6 15 150 × 2/11, 15 दूनी कितने होते हैं 30, 300/11। अब काटो, 11 दूनी 22, ठीक है, 11 दूनी 22, कितना बचेगा यहाँ पे 11 दूनी 22, 8 बचेगा 80 हो गया, 11 सत्ते 77, 11 सत्ते 77, कितना बचेगा बच्चे यहाँ पर आपका 11 सत्ते 77, 3 बचेगा, तो 3/11। अब देखो यहाँ पर ये कह रहे हैं तो कितने का कोण बनेगा जरा समझना, तो 2:27, ठीक है, कितना आएगा, क्योंकि 2 और 3 के बीच की बात की गई है, तो कितना आया था यहाँ पर 27 सही, आप कहोगे 27 सही, सॉरी आप कहोगे 27 सही, क्योंकि ये बचा है ना 27 सही 3/11, ये आपका आ रहा है, ठीक है, इतने होगा और इस समय पर होगा। अब देखो यहाँ पर 2:27, ठीक है, 3/11, तो 2:27 3/11, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गॉट इट। किसी भी स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत हो, हमने कुछ नहीं लिया है, एक टाइम यहाँ पर ले लिया है, ठीक है, और आपसे ये चीज़ें पूछी हैं। चलिए मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूँ, वैसा ही नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखता हूँ आपके लिए, बताइएगा उसका राइट आंसर, इसी के आधारित है, इस पर आपको करना है। आइए मैं एक क्वेश्चन आपको दे देता हूँ होमवर्क में, आपको उसका आंसर कमेंट्स में लिखना है। देखो क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिएगा, क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन सेम यही है, सारा क्वेश्चन यही है 7, बस यहाँ पर अपने मान चेंज कर दो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर आपको देना है, देखिए अभी रुकिएगा, अभी करवाते हैं आपसे, थोड़ा कराते हैं इसमें, देखो खुरापाती, यहाँ पे हम बस केवल नंबर इसके चेंज कर दे रहे हैं, ठीक है। क्या कर दे रहे हैं बच्चे, हम यहाँ पर इसके
नंबर चेंज कर दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कर दे रहे हैं हम 4 और यहाँ पे कर दे रहे हैं हम 5, ठीक है। अब आपका है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट्स करना है, ठीक है। इसका आंसर आपको कमेंट्स करना है। क्वेश्चन है, वह समय ज्ञात कीजिए जिस पर घड़ी की सुई 90 डिग्री का कोण बनाती है जब समय 4 और 5 बजे के बीच हो। तो अब आपको बताना है, ठीक है। इसका ये नहीं है, ये तो आंसर, ये तो क्वेश्चन दूसरा है, ठीक है। हमने एक नया क्वेश्चन आपके लिए दिया है कमेंट्स में, इसका आंसर आप बताएं। सेम यही इस फॉर्मूले पे रखिएगा, सारा मान दे के रखा है, बस कर दीजिएगा, राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, थिकनेस कम कर लेते हैं हम, क्योंकि ये क्वेश्चन के लिए हमने पढ़ाई थी। आइए क्वेश्चन है नेक्स्ट। क्वेश्चन क्या है देखिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर देने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 8 का, चलिए देखो, ये कह रहे हैं प्रश्न के बाद 2 कथन, मतलब कि 1 और 2 दिए गए हैं। प्रश्न और कथन पर विचार करें। जैसे प्रश्न पर 4 एथलीट, देखो पहला जो प्रश्न दे के रखा है इन्होंने, प्रश्न में बात ये कर रहे हैं आपसे, ये बोल दिया है इन्होंने कि प्रश्न में 4 एथलीट हैं, X, Y, Z और B में सबसे धीमा कौन है, मतलब कि इनमें सबसे धीमा कौन है। ऐसा मान लीजिए कि रेस हो रही होगी इनमें, तो सबसे धीमा कौन है। अब आपको बताना है, देखो कैसे, ठीक है। सबसे धीमा कौन है, इसमें क्या एक से हम उत्तर दे सकते हैं इस चीज़ का कि सबसे धीमा कौन है, या दोनों से दे सकते हैं, ये हमें बताना है, ठीक है। इन चारों में सबसे धीमा कौन है, हम कथन 1 से उत्तर दे सकते हैं, या 2 से दे सकते हैं, केवल 2 से दे सकते हैं, या दोनों का प्रयोग करके दे सकते हैं, ठीक है। अब इस पर आधारित आपका क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। देखो पहला कथन लेते हैं, क्या कह रहा है। कथन 1 में कह रहे हैं कि बाई, जैसे जैसे बोल रहा है ऐसे ऐसे लिखेंगे, बाई एक्स से तेज दौड़ता है, बाई एक्स से तेज दौड़ता है, लेकिन बी से धीमा दौड़ता है, लेकिन बी से धीमा दौड़ता है। अब मुझे बताओ, ये अब इसको देखो, ये तो हो गया, हमने ये ले लिया। अब जरा यहाँ पर देखो 4 एथलीट्स हैं, ठीक है, एक्स बाई डब्लू और बी। अब इनमें क्या आपको पता चल रहा है कि सबसे धीमा कौन दौड़ता है। अभी हमारे पास में डब्लू रह गया। हम ये कल्पना नहीं कर सकते हैं बच्चे पहले स्टेटमेंट से कि डब्लू इधर दौड़ रहा है या डब्लू इधर दौड़ रहा है, नहीं कर सकते ना। तो हमारा 1 से आंसर नहीं आएगा, ठीक है, ये ध्यान में रखना, हम 1 से आंसर नहीं निकाल सकते। चलिए अब दूसरे स्टेटमेंट से देखते हैं। ये कह रहे हैं कि डब्लू बाई से धीमा दौड़ता है। इन्होंने कहा है कि डब्लू जो है बाई से धीमा दौड़ता है, ठीक है। क्या हम दूसरे से दे पा रहे हैं, नहीं। क्या अब दोनों से इसका प्रयोग करके हम आंसर निकाल सकते हैं। चलिए पहले वाले को देखते हैं। ये कह रहा है बाई एक्स से तेज दौड़ता है, ठीक है। लो भाई, बाई जो है एक्स से तेज दौड़ता है, लेकिन वी से धीमा दौड़ता है, लेकिन बी से धीमा दौड़ता है। तो बी तो ज़्यादा दौड़ता है किससे, बाई से। अब देखो दोनों का प्रयोग करो। इन्होंने कहा है कि डब्लू बाई से धीमा दौड़ता है, मतलब कि जो डब्लू है ना वो बाई से धीमा दौड़ता है। अब यहाँ पर मैं कहूँ आपसे कि जो ये मान लीजिए, क्योंकि अब ये इससे धीमा दौड़ता है, या तो देखो दो चीज़ें, दो कंडीशन बनेंगी, ये डब्लू यहाँ भी दौड़ सकता है क्योंकि ये भी इससे कम ही है, और ये डब्लू बाई से, ठीक है, धीमा दौड़ता है, तो यहाँ भी हो सकता है एक्स के बराबर में। हमें ये एग्जिट नहीं पता चल पा रहा है दोनों से भी कि इसमें कौन सा सबसे धीमा दौड़ रहा है, क्योंकि डब्लू की और एक्स की कंडीशन एक आ रही है। देखो डब्लू भी क्या है, बाई से धीमा दौड़ रहा है, और उसके साथ साथ आप देखोगे यहाँ पे एक्स भी जो है बाई से धीमा दौड़ रहा है। तो हम ये नहीं कह सकते कि सबसे धीमा कौन दौड़ रहा है, ठीक है। इसमें एग्जिट नहीं बताया जा सकता दोनों से भी। आइए देखते हैं इसके ऑप्शंस क्या हैं। प्रश्न का उत्तर केवल अकेले कथन का प्रयोग करके दिया जा सकता है, नहीं। प्रश्न का उत्तर केवल किसी एक कथन का उपयोग करके दिया जा सकता है, नहीं। प्रश्न का उत्तर दोनों कथनों का एक साथ उपयोग करके दिया जा सकता है, नहीं। प्रश्न का उत्तर दोनों कथनों का एक साथ उपयोग करके भी नहीं दिया जा सकता है, यस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इस तरीके से बच्चे क्या होते हैं, ये आपको क्वेश्चन करवाया जाता है, ठीक है। इसका आप भी स्क्रीनशॉट लें, अच्छे से इसको अपने स्तर पर भी करें। चलिए ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 बताइएगा, पैटर्न है एक बना हुआ, उस पैटर्न पर आपको बता देना है। श्रृंखला है, ठीक है, इसको पूर्ण करना है श्रृंखला को। देखिए श्रृंखला को पूरा कीजिए। अब इस श्रृंखला को पूरा करना है, जैसे एक्स है, 3 है, बी है। देखो जैसे आपको मालूम है, मैं थिकनेस और कम कर लेता हूँ ताकि लिखने में कोई इशू ना हो, ठीक है।
देखो x है, x कितने पर आता है, जैसे डब्लू एक्स बाई जेड, ठीक है, डब्लू एक्स आता है आपका 23 पर, b आता है आपका 22 पर, t आता है आपका 20 पर, r आता है आपका 18 पर और p आता है आपका 16 पे। देखो एक चीज़ आपको यहाँ पर समझ में आ रही होगी, सॉरी, क्योंकि w आता है 23 पे, ये 24 पे आएगा, 26 होते ना, ये आ जाएगा 24 पर, सॉरी, ठीक है, x आता है आपका 24 पे। अब देखो यहाँ पर एक सीरीज बन रही है, ठीक है, अब उसका आपको आंसर दे देना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर दें। देखो 2 का इसमें होगा, माइनस हो गए 2, ठीक है, -2, यहाँ पे -2, यहाँ पे -2, यहाँ पे -2। अब इसमें भी क्या होगा, -2 होगा। तो माइनस जब 2 होगा तो आप कहोगे p, अगर 2 घटाओगे तो कितना आएगा, तो बताइएगा m आएगा कि n आएगा। चलिए मैं आपको और थोड़ा सा ईजी कर देता हूँ। तो यहाँ पर आपका आएगा n, मतलब कि 14 आएगा, यहाँ पर 14, तो n आएगा। अब आपको ये बता देना है, यहाँ से इसको कट कर दो, यहाँ से या तो आंसर b होगा या फिर आंसर c होगा, लेकिन इसका आपको क्या करना है, कमेंट्स बॉक्स में करेक्ट आंसर देना है, ठीक है। मैं इसको रफ कर देता हूँ, पैटर्न मैंने समझा दिया है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है, इसका आंसर कमेंट्स करें बच्चे, ठीक है, अपने स्तर पर करेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। चलिए देखिए, क्वेश्चन है आपका 10 नंबर। ये कह रहे हैं आपसे कि 20 अगस्त 1948 को सप्ताह का कौन सा दिन है, ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, कैलेंडर वाला क्वेश्चन है, बताइएगा। अब देखो दो चीज़ें हो सकती हैं मेरे पास में, कि आपको या तो पूरा कैलेंडर इसी सवाल पे करवा दूं या फिर क्वेश्चन करवा दूं, लेकिन मैं आपको कुछ चीज़ें दूंगा ताकि आपको पता चल सके। देखो आपको ये कोड तो पता होगा कि शेष दिन जो निकाले जाते हैं वो कैसे निकाले जाते हैं, वो चीज़ें तो पता होंगी। शेष दिन निकालने क्या, जैसे मान लो कि आपने जो फिंगरिंग की होगी, ऐसे आता है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, वो तो आता होगा, ठीक है। फिंगरिंग जो करते हैं, फिंगर पर ऐसे गिनते हैं उंगलियों की गांठों पर, ठीक है, वो तो आपने करा होगा। अब वो नहीं है ना, तो मैं आपको दिखाता आपके सामने करके, तो थोड़ा सा और ईजी हो जाता। तो वहाँ पर क्या है, जैसे विषम दिन निकाल लेते, मान लो कि 31 का महीना है, ठीक है, तो 31 का है, 7 आते हैं, तो 7 चौक 28, देखो 7 चौक 28, कितने विषम दिन होंगे, 3 विषम दिन इसमें होंगे। मान लो अगर 30 का है, तो 30 का महीना, तो कितने विषम दिन होंगे, अगर 30 का है तो 7 चौक 28, तो 2 विषम दिन होंगे। मान लो कि अगर वो 28 का ही महीना है, फरवरी भी तो हो सकती है ना, तो आपका वो कितने का महीना हो जाएगा, तो मान लीजिए 0 उसमें विषम दिन होगा, कोई नहीं होगा। मान लीजिए 29 की है तो 1 विषम दिन होगा, ठीक है। आप देखोगे या तो 3 विषम दिन बन रहे हैं, या आपके 2 विषम दिन बन रहे हैं, या फिर आपके 1 विषम दिन भी आ रहा है, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। आपने पढ़ा होगा कि 20 अगस्त, अब देखो 20 अगस्त की बात यहाँ पर की जा रही है, जरा समझना बच्चे, 20 अगस्त की बात की जा रही है, तो आपको विषम दिन निकाल लें। तो विषम दिन निकालने के लिए 2 ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, 2 मेथड बता रहा हूँ। देखो, क्योंकि जब आप कैलेंडर पढ़ते हैं तो एक होता है आपका साधारण वर्ष, एक होता है आपका लीप वर्ष। लीप वर्ष हर 4 साल में आता है, ये तो आपको पता ही है, जिसमें फरवरी आपकी 29 की हो जाती है और सामान्य में तो 28 की होती है। अब देखो होता क्या है यहाँ पर, जरा समझना, जो साधारण वर्ष होता है उसके लिए कोड है, उसको कोड को याद कर लीजिएगा आप, ठीक है। कोड मैं लिखता हूँ, कहाँ लिखते हैं, देखो यहाँ पे मैं कोड लिख रहा हूँ, उसको कोड को याद कर लेना। यहाँ पे लिखते हैं साधारण, इसका होता है 144, 0, 25, 0, 36 और 146, यह है साधारण का। लीप वर्ष का देख लो, लीप वर्ष का यहाँ पर 1 माइनस कर दो, इसमें 0, 3, 4, 0, 2, 5, 0, 3, 6, 1, 4, 6, ये आपके होते हैं। ये सब शेष दिन है बच्चे, ये आप रख के इसको कर लेंगे। देखो अब यहाँ पर देखो, आपसे पूछा क्या था, अगस्त, 20 अगस्त की बात की जा रही है। अगस्त की बात करिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो देखो 3 आपका आ रहा है, ठीक है, 3। अब यहाँ पर आ जाइएगा, क्वेश्चन पे सीधे चलते हैं। देखो मतलब कि अगस्त का जो कोड है बच्चे, वो क्या है, अगस्त का कोड आपका 3 है। मैं इसको कट करता हूँ, अब आइए करना शुरू करते हैं। देखो 20 अगस्त की बात हो रही है, तो हमने कहा 20 लिख लिया। अगस्त में का कोड कितना है, अगस्त का कोड है आपका 3। कितना है सर, 1948 है, ज़रा समझना, 1948 है। तो 48 को आप कितने से भाग करोगे, 4 से,
तो 4 से करोगे, 4 ही करना 4, 4 दूनी 8, 12, 12 चौक 48। तो ये कितना आ जाएगा, 48 लिख लेंगे और 12 चौक 48 लिख लेंगे, मतलब कि 12 और लिख लेंगे। 1 सेकेंड, इसको रफ़ी कर दें यहाँ से, यहाँ पे 12 और लिख लेंगे। अब इन सब का योग कर दो और योग करके 7 से भाग कर दो। देखो ये हो जाएगा 8 और 2 10 और 3 13 का 3 हासिल लगा 1, 4 और 2 6 7 और 1 8, कितना हो गया 83। कितना हो गया बच्चे, ये 83 हो गया। अब 83 को भाग कर दो 7 से, कितना आएगा, 7 ही कना 7, 1 13 हो गया, 7 ही कना 7, कितना बचा 6। अब देखो यहाँ पर जो कोटेशन आपको करनी होती है, तो उस स्थिति में आप लिखते हैं संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, ठीक है। तो जरा समझना यहाँ पर एक चीज़ आपको समझनी ये पड़ेगी कि जो कोटेशन होती है, जैसे कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे 1 को संडे मान लेते हैं, 2 को, तो आपको क्या करना है, जैसे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, ठीक है, फिर संडे, यहाँ से हटा देते हैं इसको। तो कितना 6 आया था आपका, बस ये ध्यान में रखो, शेष फल 6 आया था सैटरडे। इसको कहेंगे 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो पूछा क्या था, 6 पे कोड क्या आ रहा है आपका, फ्राइडे आ रहा है, मतलब कि आपका शुक्रवार। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा बच्चे, शुक्रवार इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। मतलब कि जो शेष बचा है आप देखोगे शुक्रवार आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको कर लेंगे, ठीक है। ये ध्यान में रखेंगे कि नहीं, क्योंकि जहाँ पर आपका 1900 आएगा उसमें कुछ जोड़ना नहीं होता है। जैसे ही मान लीजिए आपका 1800 का आएगा तो आप उसमें 2 जोड़ देंगे, ठीक है। जैसे ही आपका जो जोड़ के बाद में जितना जोड़ के आ रहा था उसमें एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ेगा। मान लीजिए अगर आपका 2000 का पूछ ले तो उसमें 6 जोड़ेंगे, अगर आपका 2100 का पूछ ले तो 4 जोड़ेंगे, जितना आ रहा था जोड़ने के पश्चात। और यदि मान लीजिए आपका 2200 का पूछ ले, जैसे 2201 2200 जो सन के बारे में पूछ लेता है, ठीक है, तो उसमें आप 2 जोड़ देंगे, 0 जोड़ देंगे। तो ऐसे एक सीक्वेंस में ये चलता है, तो ये मेथड है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा बच्चे 10 का, आप भी देखिएगा आपका क्या आंसर आएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मतलब कि शुक्रवार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका परिच्छेद पर आधारित है। चलिए देखिए, क्वेश्चन में कह रहे हैं आपसे भारतीय संदर्भ में पूछा है, ठीक है। क्वेश्चन देखो, परिच्छेद में कह रहे हैं कि भारतीय संदर्भ में संघर्ष और विद्रोह सामूहिक अनुभवों के माध्यम से कार्य करते हैं। मतलब कि जो संघर्ष और विद्रोह है ये सामूहिक अनुभवों के माध्यम से कार्य करते हैं। लेकिन परंपरा की अनुकूलता यह सुनिश्चित करती है कि संघर्ष का दबाव परंपरा को तोड़े बिना उसमें बदलाव लाता है। मतलब कि जो संघर्ष है वो क्या करता है, परंपरा को नहीं तोड़ रहा है, लेकिन उसमें क्या कर रहा है, बदलाव ला रहा है, ठीक है। इसलिए हमारे पास बार बार प्रचलित रूढ़िवादिता को लोकप्रिय विद्रोह द्वारा चुनौती दिए जाने के चक्र हैं, जो रूढ़िवादिता को बदलने में सफल होते हैं, लेकिन अंततः इस परिवर्तित परंपरा में पुनः समाहित हो जाते हैं। मतलब कि परिवर्तन तो लाते हैं, लेकिन उस परंपरा में वो फिर भी क्या हो जाते हैं, समाहित हो जाते हैं, दफन हो जाते हैं। वो इतना रिवोल्यूशन नहीं ला पाते हैं जितना लाना चाहिए, ठीक है। तो इंग्लिश वाले बच्चे बताइएगा, ये कुछ क्वेश्चन है आपके लिए। वीडियो को पोस्ट करके राइट आंसर दें, ठीक है। मैंने क्वेश्चन आपके एक्सप्लेन करवाई दिए हैं, ये भी क्वेश्चन करवा दिया। क्वेश्चन इज गिवन फॉलो वाई टू स्टेटमेंट 1 and 2, ठीक है। तो बताओ, चलिए ये क्वेश्चन पूछा था 9, कंप्लीट सीरीज बतानी है आपको। फाइंड द डे ऑफ द वीक ऑन 20 अगस्त 1974 फ्राइडे। ये पैसेज था, पढ़िएगा पैसेज को। चलिए आइए देखिए, पैसेज के ऊपर ही देखते हैं। परंपरा में बदलाव तो लाते हैं, लेकिन वो फिर भी उसमें समाहित हो जाते हैं, तोड़े बिना। अब ये पूछा गया है कि कौन सा प्रतिपादित करता है। देखो इसमें 4 स्टेटमेंट है। पहला देखते हैं, भारत में संघर्ष और विद्रोह ऐतिहासिक रूप से सामूहिक अनुभवों के माध्यम से उभरे हैं। क्या ऐसा आपको देखने के लिए मिला कि इसमें सामूहिक जो भावनाएं हैं वो ज़्यादा प्रतिपादित होती हैं, वो ज़्यादा निकल करके आती हैं और उसका कारण यही बन जाता है? क्या ऐसा होता है? ठीक है। दूसरे में कह रहे हैं, परंपरा की अनुकूलता मौजूदा संरचनाओं को पूरी तरह से नष्ट किए बिना सामाजिक परिवर्तन की अनुमति देता है। ये बात एकदम सही है और उसमें इस बात को कहा है। तो देखो दूसरा स्टेटमेंट सही होगा। आइए, जहाँ जहाँ 2 है वो इसका राइट आंसर होगा ही होगा।
मतलब कि आपका देखो इसमें 2 नहीं है तो आंसर तो ए नहीं है। ठीक है, कितने का अनुपात बन गया? 75:25 का ये हो गया। ठीक है, रेशियो। आइए और इजी करते हैं। देखो तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है आपसे, भारत में लोकप्रिय विद्रोह हमेशा से ही प्रमुख रूढ़िवादिता को स्थायी रूप से उखाड़ फेंकने में सफल रहे हैं। नहीं, उन्होंने यहाँ पर ये नहीं कहा कि उखाड़ फेंकने में सफल रहे हैं, तो तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। ये कहते हैं कि तोड़े बिना, जो रूढ़िवादिता है, जो परंपरा है, उसको तोड़े बिना भी उसमें परिवर्तन लाने का प्रयास करते हैं, परंतु उसके अव्यूह चक्र में समाहित हो जाते हैं, उसी में मिल जाते हैं, उस परंपरा में, उस रूढ़िवादिता में। तो तीसरा स्टेटमेंट कदापि सही नहीं है, मतलब कि तीसरा स्टेटमेंट गलत होगा। अब देखो जैसे ही तीसरा स्टेटमेंट गलत हुआ, आंसर आपका बन जाएगा। ठीक है, आइए जहाँ जहाँ 3 है वो इसका आंसर होगा ही नहीं, तो मतलब आप देखोगे आंसर आपका सी तो होगा ही नहीं और ए तो होगा ही नहीं। अब या तो आंसर आपका डी होगा या आंसर बी होगा। देखिए चौथा स्टेटमेंट इस चीज़ को डिस्कस कर देगा। भारत में परंपरा गतिशील है क्योंकि यह संघर्षों और विद्रोह द्वारा उत्पन्न चुनौतियों को आत्मसात करती है तथा उनके अनुकूल ढलती है। जरा बताइएगा, ऐसा करती है? बिल्कुल, ये परंपरा को अनुकूलित और विद्रोह को परिवर्तन के चक्रों के माध्यम से विकसित होने में सक्षम बनाया गया है और विचार का समर्थन भी ये करता है। भारत की परंपरा एक तरीके से गतिशील है, तो यहाँ पर आप देखोगे चौथा स्टेटमेंट सही हो जाएगा। लेकिन पहले स्टेटमेंट की बात कर लें। पहला स्टेटमेंट क्या है? भारत में संघर्ष और विद्रोह ऐतिहासिक रूप से सामूहिक अनुभवों के माध्यम से उभरे। हाँ, ये बात सही है, उसमें एक अनुभव रहा है। तो यहाँ पर 1, 3, 1, 2 और 4 राइट आंसर जो होगा 1, 2 और 4 इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब क्या रहे, पूर्व धारणा वाला क्वेश्चन आ गया एक इस पे। देखिए 12 नंबर, भारतीय समाज में सामाजिक और राजनीतिक संघर्षों को आत्मसात करने तथा उनके अनुकूलन ढलने की एक अंतर्निहित प्रणाली है। मतलब कि जो ऐसा एक प्रणाली के तहत होता है, इसका ये मानना है। दूसरे में कह रहे हैं क्रांतिकारियाँ, मतलब कि क्रांतियाँ और लोकप्रिय विद्रोह हमेशा, एक एक्सट्रीम वर्ड है हमेशा, पारंपरिक मूल्यों की पूर्ण अस्वीकृति की ओर ले जाते हैं। नहीं महोदय, ये इसने गलत बात कही है, क्योंकि जो क्रांति और लोकप्रिय जो विद्रोह हैं, ये पारंपरिक मूल्यों की पूर्ण अस्वीकृति की ओर नहीं ले जाते हैं, बल्कि इसमें परिवर्तन के साथ इसमें ही समाहित हो जाते हैं। परिवर्तन तो करते हैं परंतु उससे बाहर नहीं जाते हैं, उस रूढ़िवादी से बाहर नहीं निकलते हैं। वो जो आप देखोगे परंपरा है वो बनी रहती है। तो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है, पहला स्टेटमेंट आपका सही है। पूछा आपसे उपयुक्त में से कौन सी पूर्व धारणा या धारणाएं मान्य हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बच्चे क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। आई थिंक कुछ हुआ है, चलिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा बच्चे ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दैट्स इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए, इसमें भी क्या है, परिच्छेद आपको देके रखा है, परिच्छेद नंबर 2। भारतीय संस्कृति और समाज पश्चिमी अर्थों में व्यक्तिवादी नहीं है। देखो ये भारतीय समाज और संस्कृति को पश्चिमी राष्ट्रों से क्या करवा रहा है, आप देखोगे कंपेयर करवा रहे हैं। ठीक है, सामान्यतः भारतीय व्यक्ति की इच्छाएं कमोबेश उसके सामाजिक सांस्कृतिक समूह पैटर्न द्वारा निर्धारित होती हैं और वह शायद ही कभी इससे विचलित होता है। इस प्रकार भारतीय सामाजिक व्यवस्था मूल रूप से समूह, संप्रदाय या जाति क्रिया की ओर उन्मुख है, न कि स्वैच्छिक व्यक्तिगत की क्रिया की ओर। मतलब कि यहाँ पर जात पात आपको मिलेगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बता रहे हैं। अब पूछा है कि सर्वाधिक जो तर्कसंगत है, इसका निष्कर्ष बताना है, आपको दिया जा सकता है। देखो 4 स्टेटमेंट है। पहला एलिमेंट मेथड से करेंगे क्वेश्चन। भारत में सामाजिक व्यवस्था समूह उन्मुख कार्रवाई की अपेक्षा स्वैच्छिक व्यक्तिगत कार्रवाई को बढ़ावा देता है। क्या इस बात को यहाँ पर कहा गया है कि ये इसको बढ़ावा देता है कि नहीं? ठीक है, पहली बात तो ये स्वैच्छिक नहीं देता है। ठीक है, पहली बात तो ये स्वैच्छिक नहीं देता है, बल्कि यह समूह उन्मुख कार्यों की तुलना में व्यक्तिगत परिचालकों की कार्यता प्राथमिकता नहीं देता है, बल्कि ये समूह को देता है। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट गलत है। अब देखो जहाँ पहला स्टेटमेंट है उसको कट करो, जहाँ पे 1 है उसको कट करो। आंसर आप देखोगे ए नहीं है, सी नहीं है और डी नहीं है, मतलब कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी मिल गया आपको। मात्र देखो एक स्टेटमेंट पढ़ने के पश्चात आपको, अगर आप मान लीजिए पैसेज नहीं पढ़ते, आप केवल इसको पढ़ लेते, क्वेश्चन को पढ़ते फिर पैसेज पढ़ते, तो आपका डबल हो जाता, फिर तो आपने पैसेज पढ़ लिया वो भी। अब यहाँ पर आपने पैसेज पढ़ा और जैसे पैसेज पढ़ा स्टेटमेंट पढ़े, आंसर मिल गया। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि पैसेज पढ़ना ज़रूरी है। पहले एक औसत भारतीय व्यक्ति की इच्छाएं और कार्य व्यक्तिगत पसंद के बजाय सामाजिक सांस्कृतिक मानदंडों द्वारा आकार लेते हैं। सही बात है, ये इसके द्वारा ही होता है। तीसरे में कह रहे हैं भारतीय समाज सामाजिक अपेक्षाओं से विचलित
होने वाले व्यक्तिगत कार्यों को सक्रिय रूप से हतोत्साहित करता है। नहीं, ऐसा नहीं है, हतोत्साहित नहीं करता है। तीसरे में कह रहे हैं क्योंकि उसमें जात पात की बात यहाँ पर की गई है। चौथा है भारतीय समाज व्यक्तिगत आकांक्षाओं की उपेक्षा सामूहिक पहचान पर अधिक जोर देता है। बिल्कुल सही बात है, व्यक्ति को नहीं समूह को केंद्रित करता है। ठीक है, समूह पर केंद्र रहता है। तो यहाँ पर दूसरा चौथा सही है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अच्छा, पूर्व धारणा वाला क्वेश्चन है, ठीक है, बताइएगा। पहले में कह रहे हैं भारतीय समाज व्यक्तिगत स्वायत्तता की उपेक्षा समूह मापदंडों के अनुरूप चलने को अधिक महत्व देता है। मतलब कि ये जो महत्व दे रहा है किसको, सामूहिक मापदंडों को अधिक महत्व देने का प्रयास कर रहा है। इसमें इस बात को कह रहे हैं बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर सामूहिक केंद्रता को और ज़्यादा लगाता है। दूसरे में कह रहे हैं व्यक्तिवाद की पश्चिमी अवधारणा को भारतीय समाज पर आसानी से लागू किया जा सकता है। नहीं महोदय, आसानी से लागू नहीं, क्योंकि भारतीय समाज सामूहिकवादिता है और पश्चिमी समाज व्यक्तिवादिता है। ठीक है, दोनों में अंतर है। तो दूसरा गलत है, पहला एकदम सही है। पूछा है उपयुक्त में से कौन सी पूर्व धारणा या धारणाएं मान्य हैं या हैं, तो इसमें केवल एक है, ठीक है, पहला वो भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 15, बताइएगा। मैथ का क्वेश्चन है, ठीक है, रेशियो वाले क्वेश्चन से आपसे आंसर पूछा जा रहा है। ठीक है, बताइए। यहाँ पर कह रहे हैं कि कीर्ति और रोमा का वेतन कितने में है, 5:3 के अनुपात में है। यदि कीर्ति का वेतन 5,000 रुपये कम हो जाता है तथा रोमा का वेतन 3,000 रुपये बढ़ जाता है, तो वेतन का नया अनुपात 3:2 हो जाता है। कीर्ति और रोमा का वेतन का योग ज्ञात करो। इजी क्वेश्चन है, बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए आइए एक एक करके बात करते हैं। ठीक है, देखो जो जो इसमें क्वेश्चन ने कहा है वैसे वैसे हम करने का प्रयास करते हैं। लेकिन अब यहाँ पर जो ना कहाँ क्वेश्चन करें, प्रॉब्लम ये है, क्योंकि आपको क्वेश्चन विजुअल होना चाहिए। कोशिश करते हैं, नहीं ऊपर तो क्वेश्चन नहीं हो रहा है, रुकिएगा मैं इसके लिए जगह बना लेता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन, ओके, क्वेश्चन के लिए हम जगह बनाते हैं। 1 सेकेंड रुकिएगा। अब थोड़ी टेक्नोलॉजी तो हमें आती ही है, 1 सेकेंड रुकिएगा, जगह बना लेते हैं इसके लिए। ये सब साफ हो जाएगा 1 सेकेंड में। एक क्वेश्चन हमने यहाँ पर आपके लिए छुपा दिया है कि नहीं। चलिए आइए देखो एक एक करके बात करते हैं। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि एक तरफ लिख लीजिएगा रोमा और एक तरफ कीर्ति। तो देखो यहाँ पर कह रहे हैं कि एक का जो है कितना है 5x है और दूसरे वाले का कितना है 3x है। फिर उसने कहा है कि यदि कीर्ति का वेतन 5,000 रुपये जमा कर दे। अब मान लो कि उसने क्या कर दिए, 5,000 रुपये जमा किए, रुपये कम हो जाता है, मतलब कि कम, मतलब सॉरी क्या करें, कम हो जाता है 5,000 रुपये कम। तो देखो ये आ जाएगा आपका 5x माइनस 5,000, ठीक है, बटे। फिर कह रहे हैं कि तथा रोमा का वेतन 3,000 रुपये बढ़ जाता है, 3x प्लस 3,000 रुपये। अब वो कह रहे हैं कि उनका नया जो अनुपात है वो कितना है, नया अनुपात है 3:2। मैं इसको एक तरफ लूँगा। अब देखो इसकी मल्टीप्लिकेशन करो, 2 की जो मल्टीप्लाई होगी वो ऊपर होगी और 3 की नीचे होगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 माइनस और 5 दूनी 10, 5,000 से कितना हो गया 10,000 बराबर, ये हो जाएगा 3 तिया 9, 9x प्लस 3 तिया 9,000। हेलो, यस, ओ यार 1 सेकेंड रुक, मैं क्लास रोकता हूँ। पता नहीं जो भी हुआ है, मैं रोकता हूँ अभी। तुम कहाँ हो, 1 सेकेंड, मैं बस इसको बंद कर दूँ, कर रहा हूँ। देखिए अब जब आप इसको करोगे तो 10 में से 9x चला जाएगा तो x आ जाएगा, और इसमें से आप जोड़ लोगे कितना हो जाएगा 19। अब देखो कुछ नहीं करना है, अब इसकी मल्टीप्लिकेशन यहाँ कर दो, 19 पंजे
19 पंजे कितने होते हैं बताओ? 19 पंजे कितने होते हैं बच्चे? बस आपको यही करना है, कीर्ति और नया जो वेतन। जब आप इसको करके लाओगे और इसको जोड़ोगे तो राइट आंसर आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 1,52,000 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चे आज की क्लास में इतना ही रहने देता हूँ। सोल्व तो हो गया है, कुछ नहीं करना है, एक्स का मान हमें निकालना था। एक हो जाएगा 5, दोनों का योग पूछा था। लो यार, दोनों का योग आपको कर देते हैं। दोनों का योग कितना है? दोनों का योग कितना है यहाँ पर कर देते हैं। दोनों का योग था 5 + 3 मतलब कि 8 हो गया। और जब आप 8 की गुणा कर दो 9 में, ठीक है, तो कर दो 3 0 ऐसे लिख दो, 19 अट्ठे, ठीक है, 3 0 ऐसे लिख दो। राइट आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए तो बच्चे आज की क्लास में इतना ही रहने देता हूँ। मुझे थोड़ा सा एक्चुअल में काम है, तो थोड़ा सा, ठीक है। चलिए, तो 15 क्वेश्चन मैंने इसमें लिए हैं, अगले टेस्ट में थोड़ा ज़्यादा ले लेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। पढ़ते रहिएगा, रिवीजन कर लिएगा, जितने क्वेश्चन करवा दिए इनको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, अपने स्तर पर कीजिएगा। मिलते हैं क्लासेस में नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, बाय।